Hello everyone, welcome into my YouTube channel. Today's topic is oral submucous fibrosis. सबसे पहले सबका स्वागत है और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट टॉपिक इज ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थर्ड ईयर एज वेल एज फॉर द BDS फाइनल ईयर एग्जाम्स. सो BDS फाइनल ईयर एग्जाम में जो सब्जेक्ट है दैट इज ओरल मेडिसिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस पर्पसेस बिकॉज आगे जाके जिस बच्चे ने भी मतलब अपना हॉस्पिटल खोलना है, अपना क्लिनिक खोलना है या किसी और हॉस्पिटल में जाके भी प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए डायग्नोसिस इज मस्ट. सो डायग्नोसिस के लिए जो है ओरल मेडिसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. और जो हमारा ओरल पैथ है उसमें जो है थर्ड ईयर में जो उसमें ये वाला टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. So I cover all the things which is related to oral medicine as well as for the oral pathology. So ऐसा नहीं है कि अगर थर्ड ईयर का कोई बच्चा देख रहा है और उसके लिए ये सिर्फ ज़्यादा है या फिर ज़्यादा कम है. दैट इज़ फॉर अ टोटली बैलेंस्ड वीडियो जो थर्ड ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और फॉर द BDS फाइनल ईयर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो लेट अस स्टार्ट विद द हमारा टॉपिक दैट इज ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस. सो बेसिकली ऑलवेज लुक एट द टर्म whenever you should read anything. सो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ये जो आप मेरे सामने वीडियो वो देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो. सबसे पहले इस पिक्चर में क्या है कि रिड्यूस माउथ ओपनिंग है. पेशेंट की जो माउथ ओपनिंग है वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड है, देख सकते हो. बिल्कुल रिड्यूस, जो माउथ है वो बहुत कम खुल रहा है. और दूसरा जो है पेशेंट के अंदर देखो कि जो म्यूकोजा है उस पे वाइट स्पॉट्स हो गए हैं. सो पहला है माउथ ओपनिंग, क्या हो रही है, माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो रही है. और सेकंड इज के क्या हो रहा है, वाइट कलर के पैच बन रहे हैं, वाइट कलर के पैच बन रहे हैं. ये सब आप देख के एक बार अंदाजा लगा सकते हो. लेकिन ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये हम इस चैप्टर में जो है स्टार्ट करने वाले हैं और आगे जाके पढ़ने वाले हैं. सो इस जो जो हमारी ये पिक्चर है इसमें हम पहली पिक्चर में क्या है और दूसरी पिक्चर में क्या है, दैट इज द माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो रही है. ये आपने जरूर याद रखना है कि जब भी ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाएगी तो क्या होएगा, माउथ की ओपनिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. नाम देखो, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस. ओरल मतलब ओरल का, सबम्यूकस मतलब ओरल म्यूकोजा का सबम्यूकोजा, और फाइब्रोसिस मतलब फाइब्रस बैंड बन जाएंगे. ठीक है, तो फाइब्रस बैंड बन जाएंगे. अब बेटा नॉर्मली क्या है, जो मेरी जो स्किन होती है, जो अंदर वाली स्किन है दैट इज इलास्टिक इन नेचर, जो वो स्ट्रेचेबल है. लेकिन अगर बहुत ज्यादा फाइब्रस बैंड उसमें घुस जाएंगे तो क्या होएगा, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड. सो फाइबर्स की वजह से क्या होएगा, इलास्टिसिटी में भी रिड्यूस्ड. सो इलास्टिसिटी है जो वो रिड्यूस हो जाएगी. जब इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो क्या होएगा, जो माउथ ओपनिंग है उसकी वो रिड्यूस हो जाएगी, माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाएगी. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन. सो जो इसकी डेफिनेशन है बेटा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने डेफिनेशन आपने अच्छे से कर लिया तो आपका मेरे अकॉर्डिंग 30% ऑफ द ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है आपका कंप्लीट हो सकता है. सो जो इसकी फर्स्ट है डेफिनेशन दैट वाज गिवन बाय द पिंडबॉक. ठीक है, इसका आप नाम बहुत बार पढ़ोगे इन द फाइनल ईयर और द पैथोलॉजी. सो पिंडबॉक से रिलेटेड एक पिंडबॉक ट्यूमर भी होता है. सो कमेंट्स में बताओ पिंडबॉक ट्यूमर का दूसरा नाम क्या होता है. लेकिन पिंडबॉक जो है ये एक साइंटिस्ट है, इसने क्या करा है, इसको इसकी डेफिनेशन दी है. सो इसकी डेफिनेशन क्या है बेसिकली, वैसे इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत बड़ी है और वो आपकी बुक्स में दी हुई है, मैं वो यहाँ पे कवर नहीं करवा रहा. मैं आपको उस डेफिनेशन के जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं मैं जस्ट वो लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में सही हो. अगर आप ने जस्ट देख के लिखना ही है तो वो आप बुक से भी देख सकते हो, लेकिन आपने समझनी है तो ये वीडियो आपके लिए है. तो सबसे पहले है पिंडबॉक क्या कहता है कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस मे बी डिफाइंड एज the insidious chronic disease affecting the any part of the oral mucosa or sometimes the pharynx. So वो क्या कह रहा है कि ओरल म्यूकोजा को इफेक्ट करती है और समटाइम्स फेरिंग्स.
कि कभी-कभी जो हमारा डिजीज है वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि वो ओरल म्यूकोजा को तो करता ही है, साथ में फेरिंग्स को भी कर देता है साथ में इन्वेड। सो ओरल म्यूकोजा एंड फेरिंग्स। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि ऑल्दो ओकेजनली प्रोसीडेड बाय एंड और एसोसिएटेड विद वेसिकल फॉर्मेशन, मतलब वेसिकल फॉर्मेशन के वेसिकल फॉर्म हो सकती है। तो वेसिकल फॉर्म होएगी मतलब जो हमारा ओरल म्यूकोजा है, जैसे आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे छोटे छोटे अल्सर हो जाएंगे, ओरल वेसिकल्स बन जाएंगी। सो वेसिकल बनेगी तो क्या होएगा, वो बाद में रप्चर हो जाएंगी। जब वेसिकल रप्चर होएगी, रप्चर के बाद क्या होएगा, वहां पे एक अल्सर बन जाएगा। देखो बेटा, वेसिकल क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। वो फ्लूइड फिल्ड जो कैविटी है पहले वो क्या करेगी, रप्चर करेगी। जब बेटा वो रप्चर हो जाएगी तो क्या होएगा, यहाँ पे ऐसे रप्चर होगी, उसका कंटेंट जो था वो बाहर निकल गया। अब क्या होएगा, जब कंटेंट बाहर निकल गया तो क्या होएगा, जो हमारा ओरल म्यूकोजा में जो वो वेसिकल है वो क्या हो गया है, रप्चर हो गया। तो रप्चर के बाद जो उसका कंटेंट है वो बाहर रिलीज हो गया है, लेकिन उसकी हीलिंग होएगी। अब हीलिंग जब होएगी तो क्या होएगा, वहां पे फाइब्रस टिश्यू डेपोजिशन होने लग जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। तो क्या होएगा, वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, दैट इज नॉट श्योर कि वो हर बार ही ऐसा होता है, बट इट मे। सो ये कभी कभार ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट वो हमारी जो है इसमें क्या बोलते हैं कि एसोसिएटेड विद जक्स्टा एपिथेलियल इंफ्लामेटरी रिएक्शन। सो बेसिकली जक्स्टा एपिथेलियल इंफ्लामेटरी रिएक्शन है। तो कोई भी इंफ्लामेटरी रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारे इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो आते हैं, और जक्स्टा एपिथेलियल का मतलब है कि जो हमारी स्किन में जक्स्टा एपिथेलियल लेयर होती है जस्ट बीनीथ द सबम्यूकोजा, वहां पे होती है। तो इसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस, लेकिन ये सबम्यूकस की फाइब्रोसिस नहीं है, इट इज द फाइब्रोसिस ऑफ द जक्स्टा एपिथेलियम। सो वो क्या होती है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम ड्रॉ करेंगे अपना जो भी ये स्किन। सो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर दैट इज एपिथेलियम, नीचे दिस इज बेटा एपिथेलियम, दिस इज एपिथेलियम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एपिथेलियम के नीचे देखो, आपको पता ही है कि जो ये वाली लेयर है दैट इज द फाइबरस अकर्स इन द जक्स्टा एपिथेलियल लेयर। यहाँ पे फाइबर्स बनते हैं बेटा, ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में, दिस इज द जक्स्टा एपिथेलियल लेयर, जक्स्टा एपिथेलियल, यहां पे फाइब्रस बनते हैं, नॉट इन द एपिथेलियम। नेक्स्ट और नीचे दिस इज बेटा सब म्यूकोजा, और ये जो होता है दैट इज द लेमाइना प्रोप्रिया। सो अब क्या है, हमने देख लिया है कि जो हमारे पास क्या है, ये है एपिथेलियम, ये है हमारा लेमाइना प्रोप्रिया, दिस इज सबम्यूकस सबम्यूकस। सो सबम्यूकोजा की फाइब्रोसिस नहीं है, अगर सबम्यूकोजा की होती तो फाइब्रोसिस यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे बेटा नहीं हो रही है। कहाँ पे हो रही है, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया जस्ट beneath the epithelium, that is the juxta epithelial। तो फाइब्रोसिस इज इन द juxta epithelial। सो एक बात तो पता चल गई कि नाम को नहीं देखना कि नाम क्या है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो सबम्यूकस में फाइब्रोसिस नहीं है, दैट इज द फाइब्रोसिस इन द जक्स्टा एपिथेलियम। तो बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे दिमाग में, ये बात आप रख लो। दूसरा बेटा कि अब देखो ये पिक्चर में देखो कि ये इसके बैंड्स बने हुए दिख रहा है, ये बैंड व्हाइट कलर के पैच बने हुए हैं, व्हाइट पैच है ना, व्हाइट कलर के पैच। सो नेक्स्ट बेटा इसमें क्या है कि ऑल्सो नोन एज जो सब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है, ऑल्सो नोन एज इडियोपैथिक स्क्लेरोडर्मा ऑफ माउथ।
आपको पता है जो स्क्लेरोडर्मा है ये अलग से भी एक डिजीज है। सो स्क्लेरोडर्मा जो होती है उसमें क्या होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन बहुत ही कम हो जाती है, मास्क लाइक फेस बन जाता है ऐसे, संकन चीक्स ऐसे, और उसमें भी माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है। और जो ये है इसको बोलते हैं इडियोपैथिक स्क्लेरोडर्मा ऑफ द माउथ। माउथ का स्क्लेरोडर्मा है, इडियोपैथिक है, जिसका पता नहीं है कि क्यों हो रहा है। नेक्स्ट बेटा इसका नाम है स्क्लेरोजिंग स्टोमेटाइटिस। क्या नाम है? स्क्लेरोजिंग स्टोमेटाइटिस। नेक्स्ट इज द जक्स्टा एपिथेलियल फाइब्रोसिस। ये नाम से पता चलता है इसका इसका कि जक्स्टा एपिथेलियल की फाइब्रोसिस है। नेक्स्ट बेटा एक हो गया है, सेकंड इज द स्क्लेरोजिंग, थर्ड इज द जक्स्टा एपिथेलियल, एंड द फोर्थ नेम इज द एशियन सिडेरोपेनिक डिस्फेजिया। व्हाट इज डिस्फेजिया? सो बेटा डिस्फेजिया क्या होता है? बेसिकली डिस्फेजिया जो होता है दैट इज द डिफिकल्टी इन द swallowing। सो डिस्फेजिया इज द डिफिकल्टी इन swallowing। सो अगर बेटा किसी की माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो गई, इलास्टिसिटी कम हो गया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके swallowing करने में दिक्कत आ रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एशिया सिड्रोपेनिक डिस्फेजिया। एशियन सिड्रोपेनिक डिस्फेजिया। नेक्स्ट बेटा ये हमने देख लिया है, दैट इज एपिथेलियम, दैट इज द लेमाइना प्रोप्रिया। ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे एपिथेलियल की क्या होती है? फाइब्रोसिस, जस्ट एपिथेलियल फाइब्रोसिस। नेक्स्ट बेटा जो है हमारे पास, इसमें हम बाद में आते हैं। सबसे पहले ये जो है एक ट्रायंगल मैंने आपको बतानी है, दिस इज द ट्रायंगल। सो इसके यहाँ पे है बेटा, एक साइड पे है पेन ऑन टेकिंग फूड, एक साइड पे है बेटा प्रोग्रेसिव नैरोइंग ऑफ माउथ, और एक जगह पे है डीपिगमेंटेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा। ये इसके फीचर्स हैं बेसिकली। पहला फीचर क्या है? पहला फीचर है बेटा प्रोग्रेसिव नैरोइंग ऑफ माउथ। माउथ की जो है प्रोग्रेसिव नैरोइंग हो रही है, माउथ जो है बार बार खुल नहीं रहा, मतलब नैरोइंग हो रही है। नेक्स्ट इज द डीपिगमेंटेशन। डीपिगमेंटेशन मतलब व्हाइट पैच बन रहा है, डीपिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन की डीग्रेडेशन, मतलब डीपिगमेंटेशन हो रही है बेसिकली। पेन ऑन टेकिंग फूड, खाना खाएगा पेशेंट को दर्द होएगा। तो ये कब हुआ था? 1600 BC में। किसने दिया था ये? सुश्रुता। सुश्रुता, ठीक है, इसने बोला था। और इस सुश्रुता ने क्या करा था? जो हमारा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जो हमने अब हमें पता है कि दिस इज द एंटिटी नेम्ड ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, लेकिन पहले नहीं था। सुश्रुता ने इसको क्या बोला था? इसको बोला था विदारी। अगर ये आप ये वाला जो पॉइंट लिख दोगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपको आप दूसरे बच्चों से अलग करती हैं। आपके दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी चीजें नहीं लिखेंगे। विधारी या फिर सूत्रा ने इसका क्या नाम दिया था 600 BC में, उसने 3 जो इसके फैक्टर्स बताए थे। पहला प्रोग्रेसिव नैरोइंग, सेकंड इज द डीपिगमेंटेशन, थर्ड इज द पेन ऑन द स्वेलोइंग। तो ये सब चीजें क्या है? और दूसरी बात कि ये चीजें जब आप याद रखते हो, पिक्चर देखते हो, तो उसके साथ क्या होएगा बेटा? आपको याद रहता है। जब याद रहेगा तो आप इन चीजों को दोबारा से मतलब विजुअलाइज कर सकते हो, और आप ये सब चीजें लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे। सो विदारी आपको पता चल गया है। सो आपको क्लिनिकल फीचर्स अभी तक पता चल ही गए होंगे कि क्या क्या है। सो अगर वैसे हम लिस्ट बनाते हैं वैसे क्लिनिकल फीचर्स की, चलो। सो क्लिनिकल फीचर्स बेटा, पेशेंट कैसे आएगा, क्या कंप्लेन लेके आएगा हमारे पास? सो नैरोइंग ऑफ माउथ, माउथ की नैरोइंग लेके आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लेके आएगा? दैट इज पेन ऑन स्वेलोइंग, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन होएगी। नेक्स्ट इज द डीपिगमेंटेशन, मतलब वाइट पैच। और क्या होएगा बेटा? बेसिकली इसका डीपिगमेंटेशन मतलब कि व्हाइट कलर के पैच बने हैं, बैंड्स बने हैं, ठीक है बेटा। और क्या होएगा? डिस्फेजिया हो सकता है,
अभी तक हमने नया कुछ नहीं पढ़ा, जो भी हमने पढ़ा है हमने जस्ट उसको ही एक लिस्ट तैयार करी है। और देखो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 जो है इसके क्लिनिकल फीचर्स आपको याद आ चुके हैं। सो नेक्स्ट बेटा इसकी इटियोलॉजी, कि बेटा ये फैलता क्यों, हो क्यों रहा है, बेसिकली इटियोलॉजी हो क्यों रहा है, इसका एक ही कॉज है, दैट इज अरेका नट चोइंग। याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरेका नट चोइंग। सो इटियोलॉजी इसकी क्या है बेटा, अरेका नट चोइंग बेसिकली इसकी दो इटियोलॉजी है, एक अदर्स भी होती है और एक हमारी ये वाली जो है अरेका नट, ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है। ठीक है, स्टार मार्क कर लो इसको। सो आपने अरेका नट देखना है। अरेका नट क्या होता है, बेसिकली अनहस्क्ड होल फ्रूट ऑफ अरेका नट। तो अरेका नट क्या होता है, जो होल फ्रूट है उसको बोलते हैं अरेका नट। जब मैं उसको तोड़ के उसका हस्क निकाल दूंगा बीच में से निकलेगा बीटल नट। सो बीटल नट इज बेसिकली द विदाउट हस्क। सो जो हमारे पास सीड आया है दैट इज बीटल नट, और जो हस्क के समेत था दैट इज अरेका नट। सो अदर्स क्या है, चिलीज, लाइम, टोबैको, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, जैसे कि आयरन, जिंक वगैरह। इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस की वजह से हो सकता है, कोलेजन डिजीजेस। कौन सी कोलेजन डिजीज, अभी हमने पढ़ा था कोलेजन डिजीज कौन सी, दैट इज स्क्लेरोडर्मा। सो स्क्लेरोडर्मा इज ऑल्सो वन etiological factor of narrowing of the mouth, so it is also leads to the oral submucous fibrosis। so बेटा ये देखिए कि आपको जो इसकी एटियोलॉजी पता चल गई है। नेक्स्ट बेटा हम देखने वाले हैं द लास्ट टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, दैट इज पैथोजेनेसिस। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये मतलब आपको आ गया है तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का जो भी फंडा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हो। तो हमने देखा है कि जो हमारा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है वो किसकी वजह से हो रहा है, एरेका नट की वजह से। सो सबसे पहले है एरेका नट। सो एरेका नट क्या करता है, एरेका नट से निकलते हैं बेटा एरेका एल्केलॉइड्स, एरेका एल्केलॉइड्स। कौन से इरेका एल्केलॉइड्स, सबसे पहले कि जो ये इरेका एल्केलॉइड्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये बेटा साइकोट्रोपिक होते हैं और एंटी हेलमिंथिक होते हैं, एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है बेटा। सो कौन से इरेका नट एल्केलॉइड्स हैं हमारे पास, सो इरेका नट एल्केलॉइड्स हमारे पास 4 होते हैं। सो पहला है एरेकोलिन, दूसरा है गुवाकोलिन, तीसरा है गुवासिन और चौथा है बेटा एरेकिडिन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा एरेकोलिन। आप ये भी याद रख सकते हो, आप अगर ये तीनों ना भी याद रखोगे तो ये तीनों को आप छोड़ भी सकते हो, ये जरूर याद रखना है। सो एरेकोलिन, सो एरेकोलिन क्या करता है बेटा, एरेकोलिन का जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो ये बनता है साइनोइथाइल में। तो जब साइनोइथाइल क्या करता है, साइनोइथाइल विल लीड्स टू मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। समझ लग गई। सो बेसिकली हमने एरेकोलिन देखना है, एरेका नट से निकला एरेकोलिन, जो हमारा जब हम वो खाते हैं तो एरेकोलिन से क्या निकलता है, एरेका नट से क्या निकलता है, एरेकोलिन। वो एरेकोलिन क्या करता है, हमारी जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसमें ट्रांसफॉर्म करता है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करवाता है। तो सबसे पहले जो भी हैबिचुअल पर्सन होगा, मान लो कोई भी है, हैबिचुअल पर्सन मतलब जो जिसको अरेका नट खाने की आदत पड़ी हुई है, तो वो तो अरेका नट खाएगा। तो वो जब भी अरेका नट खाता है तो वो अकेला अरेका नट नहीं खाता, वो अरेका के साथ स्लेक लाइम भी लेता है। स्लेक लाइम जो होता है ना, जर्दे में भी एक कली सी डाल के उसको ऐसे रगड़ते हैं फिर खाते हैं। सो वो जो व्हाइट कलर की पेस्ट होती है दैट इज द स्लेक लाइम, और जो अरेका है वो
ठीक है। तो जब वो अरेका खाएगा तो अरेका से बेटा टैनिक एसिड रिलीज होएगा। तो ये इसका आपको फॉर्मूला पता ही है, CaOH2। सो बेटा इस दोनों से मिलके क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है क्या, वेस्क्यूलर सप्लाई। पेशेंट ने खाया क्या, अरेका, अरेका के साथ क्या निकला, टैनिक एसिड, साथ में CaOH2 बेसिकली द स्लेक लाइन जो खा रहा था, दोनों मिलके दोनों ने क्या इफेक्ट करा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दी और क्या करवाया, वेस्क्यूलर सप्लाई कम कर दी हमारे ओरल म्यूकोजा की। जब ओरल म्यूकोजा की वेस्क्यूलर सप्लाई एक तरफ कम होगी, अब पेशेंट क्या कर रहा है, बार बार उसको चबाई जा रहा है, ऐसे चबाई जा रहा है, जब जब चबा रहा है तो क्या हो रहा है, मसल्स की क्या हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, तो ओवर मसल एक्टिवेशन हो जाती है, तो मसल्स की जो एक्टिवेशन है वो ज्यादा हो जाती है। तो दूसरी तरफ क्या है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है बेटा ओवर मसल एक्टिविटी। सो ओरल मसल एक्टिविटी, जब भी किसी मसल्स में एक्टिविटी होती है तो मसल को क्या चाहिए, एटीपी। जब भी एटीपी होती है तो एटीपी कहाँ से बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस से। जब बार बार पेशेंट चबाई जा रहा है तो उसमें अल्टीमेटली क्या होएगा, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ग्लाइकोलाइसिस कम होने लग जाएगा, तो क्या होएगा, ग्लाइकोजन डिप्लीशन हो जाएगी। आपको ये तो पता ही होगा कि जो भी हमारे मसल्स में एक्टिवेट मतलब जो हमारे एटीपी जनरेट हो रहे हैं, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे टीसीए साइकिल चलता है, जिसके बाद बेसिकली जो हमारे एटीपी जनरेट होते हैं। सो जब हमारे पास ग्लाइकोजन ही नहीं बचा तो ग्लूकोज नहीं आएगा, ग्लूकोज नहीं आएगा तो हमारे पास एटीपी प्रोडक्शन नहीं होएगी। तो एटीपी प्रोडक्शन नहीं होएगी तो क्या होएगा, बेसिकली मसल जो है वो फटीग हो जाएगी। मसल फटीग हो गई, मसल फटीग हो गई, मसल कम करना बंद कर दिया, डिजनरेशन हो जाएगी। सो डिजनरेशन हो गई, तो डिजनरेशन की वजह से जब डिजनरेशन होएगी मसल की, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको कंपनसेट करने के लिए वहां पे फाइबरस टिश्यू की डेपोजिशन करेगी। सो फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग, सो फाइब्रोसिस और स्कारिंग हो जाएगी। और इधर से देखो कि हमने देखा है कि जो ये खाने से ये हुआ है। नेक्स्ट बेटा क्या होएगा कि जो भी हमारा एराकोलिन था, हाँ एराकोलिन, इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस के बाद ये बनता है एराकिडीन। ये आपने करना होगा कर लेना, वैसे नहीं जरूरत इसकी, मोर पोटेंट होता है ये मोर पोटेंट है। तो एराकोलिन का काम क्या था बेटा, हमने देखा एराकोलिन, एराकोलिन की मेटाबॉलिज्म के बाद क्या बनता है, साइनोइथाइल। दिस साइनोइथाइल विल ट्रांसफॉर्म the cells into the malignant properties. Next is the habitual person. Habitual person में क्या होता है, वो रेकानट खाता है, लेकिन वो रेकानट अकेला नहीं खाता, that is with associated with the slake lime, that is CaOH2। so जिसकी वजह से वेस्कुलर सप्लाई कम हो जाती है, वेस्कुलर सप्लाई कम होएगी तो क्या होएगा, मसल जो हमारा म्यूकोजा है उसमें ब्लड की कमी हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो ओवर मसल एक्टिवेशन की वजह से जो मसल बार बार चबाई जा रही है, काम करी जा रही तो मसल की फटीक हो जाती है, जिसकी वजह से डिजनरेशन होगी। उस डिजनरेशन को कंपनसेट करने के लिए फाइब्रस टिश्यू डेपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है, इलास्टिसिटी ऑफ द ओरल म्यूकोजा कम हो जाता है। सो सो ये है बेटा। नेक्स्ट हमने देखना है जो इसका वो है पैथोजेनेसिस, देख लिया है हमने बेसिकली। सो क्या हो रहा है बेटा, कोलेजन की एक तरफ क्या हो रहा है, कोलेजन की प्रोडक्शन वैसे बॉडी में देख रहे हैं, और एक तरफ हो रही है डिक्रीज कोलेजन, सो ब्रेक डाउन। सो बेटा ये नॉर्मल है कि डिक्रीज करा दो, या तो जो कोलेजन है वो उसकी डिक्रीज करा दो, वो नहीं टूटना चाहिए, और एक या तो कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ाओ। लेकिन इसमें क्या होता है, जो फाइब्रोब्लास्ट है जब रेका नट खाते हैं तो वो मॉडिफाई हो जाते हैं। सो मॉडिफाइड फाइब्रोब्लास्ट
इनटू डिफरेंट फिनोटाइप। डिफरेंट फिनोटाइप में जिसके पास कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग कोलेजन। ठीक है बेटा, अब कोलेजन बनेगा जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू कोलेजन इन सबम्यूकोजा, सो अकम्युलेशन होने लग जाएगी कोलेजन की, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, OSMF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सो कोलेजन जो है उसकी इतनी ज्यादा डेपोजिशन हो जाती है, इतनी ज्यादा डेपोजिशन हो जाती है कि फाइब्रस के बैंड बन जाते हैं। और जो हमने यहाँ पे देखा है कि फाइब्रस जो बैंड बनते हैं बेसिकली वो देखो बैंड नजर आ रहे हैं ना, ये देखो ये बैंड बने, ये बैंड बना हुआ है, ये बैंड बने हुए हैं। ठीक है, सो दीज ऑल बैंड्स। और ये जो है ये हमारा फर्स्ट मतलब वो था, पार्ट था इस वीडियो का जिसमें हमने इटियोपैथोजेनेसिस देख लिया है, उसकी डेफिनेशन देख ली है, कहाँ कहाँ से हम नए मार्क्स ले सकते हैं उसके लिए एक दो तीन पॉइंट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट इसकी बेटा एक क्लासिफिकेशन रह गई है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्लासिफिकेशन, और इसकी क्लिनिकल रेलिवेंस रह गई है, ट्रीटमेंट प्लानिंग रह गई है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक, और अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।